जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को और आज हम कवर करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी बात होगी आज आर्टिकल 32 की। राइट। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है ये आर्टिकल 32 का 2 में आता है बेसिकली, और ये आपको अधिकार देता है। किस बात का अधिकार देता है? इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट। तो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स करने का काम होता है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है आर्टिकल 32 का। ठीक। सो द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। तो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है। राइट। सो आर्टिकल 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है, और इसका मतलब ये कि जितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 32 के द्वारा आपको दिया गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक डिक्लेयर किया हुआ है। और ना ही सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, बल्कि अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये याद रखना है कि किस आर्टिकल को सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर का मतलब होता है ये वो फीचर्स होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए हटाया नहीं जा सकता, इनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, इनको एब्रिज नहीं किया जा सकता। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था ये आपके केशवानंद भारती केस 1973 में डिक्लेयर किया गया था। राइट। तो अब देखते हैं आर्टिकल 32 क्या कंप्राइज करता है। तो इट कंटेन्स 4 प्रोविजंस, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आर्टिकल 32 में टोटल आपके 4 प्रावधान हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं ये प्रावधान। पहला, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 आपको ये राइट देता है दैट यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। इन केस अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पहली तो ये बात हो गई। ठीक। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो क्या करेगा, वो रिट्स इशू करेगा, वो ऑर्डर इशू करेगा, वो डायरेक्शन इशू करेगा। और इन्हीं रिट्स को हम जानते हैं हबीस कॉर्पस के नाम से, मैंडेमस के नाम से, प्रोहिबिशन, सर्टोरी एंड कोवरेंटो। एक एक करके इन सारी रिट्स को एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझो कि आर्टिकल 32 में 4 बातें लिखी हैं। पहली बात ये लिखी है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है देन यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात ये लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि वो क्या करेगा, वो रिट जारी करेगा। कौन कौन सी रिट जारी करेगा? हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी एंड कोवरेंटो। तीसरी बात क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर एंड रिट ऑफ ऑल काइंड्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्टिकल 32 में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट जो है एनी अदर कोर्ट को ये एम्पावर कर सकता है कि वो क्या करे, रिट इशू करे। अब आपको समझना है इस पॉइंट को। देखो, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिट जारी करने की शक्तियां किसी और को भी दे सकता है, किसी और कोर्ट को भी दे सकता है। तो अभी तो है सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने की जो शक्ति है, पावर जो है, कौन से आर्टिकल से मिली है? आर्टिकल 32 से मिली है। इसके अलावा हाई कोर्ट के पास भी है, ये हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर मिली है आर्टिकल 226 से। अब यहां पे जब हम एनी अदर कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोअर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अभी तो इनके पास रिट इशू करने की पावर नहीं है, लेकिन थर्ड क्लॉज आर्टिकल 32 को ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी और कोर्ट को, एनी अदर कोर्ट को भी रिट इशू करने की ताकत दे सकता है। राइट। तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी ताकत है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 359। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो, आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका आर्टिकल 19 वायलेट हुआ, तो भाई आर्टिकल 19 वायलेट हुआ तो ये तो फंडामेंटल राइट है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है,
आप जाओगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे या तो आप जाओगे हाई कोर्ट के पास। तो मान लेते हैं आप चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये आपका अधिकार है ना, मूव करना आपका अधिकार है, कोर्ट में जाना आपका अधिकार है। तो डी जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि आपका ये जो अधिकार है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट जाने का अधिकार जो है उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 359 क्या बोलता है, आर्टिकल 359 ये बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, अगर 352 लगा है, आर्टिकल 352 लगने का मतलब है नेशनल इमरजेंसी अगर लगी है, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो आपके आर्टिकल 32 को यानी राइट टू मूव टू एनी कोर्ट को सस्पेंड कर सकता है फॉर अ वाइल। ये पॉइंट आपको समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो आर्टिकल 32 क्या कह रहा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट होते हैं तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 32 का यूज करेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 का इस्तेमाल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है, आप जब चाहे आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 359 जो कि ये कहता है कि इनकेस अगर आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है अंडर आर्टिकल 352, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो आपके राइट टू मूव टू एनी कोर्ट को सस्पेंड कर सकता है जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमको क्या पता चलता है इन सारी बातों से, हमें पता चलता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज द डिफेंडर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना आपके फंडामेंटल राइट्स को। भाई आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर स्टेट वॉलेट कर रहा है तो आप कहाँ जा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, तो वो डिफेंडर है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, डोंट वरी, मैं हूं, और अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो मेरे पास आओ। तो वो क्या है, वो आपको गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है एब्रिज नहीं किया जा सकता। तो डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। कस्टोडियन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। गार्जियन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। सो इट हैज बीन वेस्टेड विद द ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स फॉर दैट पर्पस। देखो ओरिजिनल पावर का मतलब ये हो गया, देखो एक होती है एपलेट पावर्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, एपिलेट की स्पेलिंग में शायद ऊपर नीचे कुछ हुआ है, बट और दूसरा होता है आपका ओरिजिनल पावर्स, ठीक है भैया। तो एपलेट का मतलब क्या हो गया कि आप पहले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन से आप खुश नहीं है, तो आपने फिर मूव किया सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे आपने अपील करी है। तो ये जो प्रोसेस है या ये जो जुरिस्डिक्शन है इसे एपलेट जुरिस्डिक्शन कहा जाएगा। दूसरी तरफ आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुए और आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है, 32 का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे तो आपने कहीं अपील नहीं किया ना, तो आप डायरेक्ट चले गए, तो इसको बोला जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और काफ़ी वाइड जुरिस्डिक्शन है, काफ़ी ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आपका जो सिटीजन है वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उसको अपील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। The purpose of Article 32 is to provide a guaranteed, effective, expeditious, inexpensive and summary remedy for the protection of the fundamental rights. इतना important नहीं है, ये important है। Only the fundamental rights guaranteed by the Constitution can be enforced under Article 32, and not any other rights, non-fundamental constitutional rights, statutory rights, customary rights and so on. देखो यार, आपको याद ये रखना है कि 32 का इस्तेमाल केवल तब होगा जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ऑर्डिनरी लॉज अगर वायलेट हो रहे हैं, नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहे हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 32 इज लिमिटेड टू ओनली फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट। तो ये समझो आप, इसमें आप जो है इसके अलावा यानी फंडामेंटल राइट्स के अलावा आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स। कोई भी ऐसे सवाल का जो है एंटरटेन नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व ना हो। क्लियर, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो मैंने आपको बताया कि जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं और 35 तक जाते हैं। पार्ट 3 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 32 इसी के अंडर आएगा, इसी के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 32 क्या है, फंडामेंटल राइट है, समझ आया, ठीक। तो
32 का इस्तेमाल केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखो हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है दैट इज 226, तो हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट के अंडर तो नहीं आ रहा, ये 12 से लेकर 35 के अंडर नहीं आ रहा है, तो बाहर आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे ना, तो हाई कोर्ट में जब हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा हम तब 226 का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर हमारे ऑर्डिनरी लॉस का भी वॉल्यूशन हो रहा है तो भी हम 226 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट की पावर जो है इस मामले में ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये आगे आएगा, पर मैं अभी ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था, तो ये पॉइंट डिस्कस हो रहा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यह है समझ में। 226 की रेंज ज़्यादा है क्योंकि 226 में फंडामेंटल राइट तो आप हियर कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो ऑर्डिनरी लॉज है आप उनको भी सुन सकते हैं। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को ही सुना जाएगा, ऑर्डिनरी लॉज को नहीं कंसीडर उसमें किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आप जा तो सकते हैं डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट लिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यार आप ना 32 यूज़ करने से पहले एक बार 226 यूज़ कर लो, और जहाँ पे आप 226 यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप सेटिस्फाई नहीं है, उसके बाद आप 32 का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हर आदमी का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो लाइक लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर कहीं ना कहीं फिर इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तो इट इज़ बेटर कि पहले यू यूज़ आर्टिकल 226 एंड इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट देन यू मूव अहेड, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो आपको याद रखना ये मैंडेटरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि भैया 32 का डायरेक्टली यूज़ करो, डायरेक्टली ऊपर चले जाओ। ठीक है, सो अब रिट की बात करते हैं। जो एक पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिट जो है जो स्कोप है 32 और 226 का, उसमें 226 थोड़ा सा बड़ा आपको जाता हुआ दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो ताकत है रिट इशू करने की वो आती है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के पास आती है रिट इशू करने की ताकत 226 में। रिट कौन कौन सी है? हबीस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सेट्यूटरी है, कोवरेंटो है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट जो है वो अगर चाहे तो किसी और कोर्ट को भी रिट इशू करने की ताकत दे सकता है। ठीक है, फिलहाल की अगर हम बात करें तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर है, और इसके अलावा हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर्स हैं। किसी अदर कोर्ट के पास ये फिलहाल ये पावर नहीं है, राइट। और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के जरिए ये ताकत दी गई है। तो ये जो रिट इशू करने का जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये भी क्वेश्चन बना है, ये हमने लिया है इंग्लैंड से। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? इंग्लिश लॉ से हमने ये लिया है, और अंग्रेज इसको क्या कहते हैं? प्रेरोगेटिव रिट्स कहते हैं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रख लेना कि रिट इशू करने का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से बोरो किया है? इंग्लैंड से बोरो किया है, और इसे इंग्लैंड में फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है भाई, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहला तो आपको समझना है ये जो मैं भी आपको बता भी चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है? फंडामेंटल राइट, इसके अलावा जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, जो अदर जो लॉज हैं, राइट, अदर देन फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी ये इशू कर सकता है रिट। ठीक है, तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट इज नैरोवर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का तो नैरो हो ही जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट में रिट इशू करेगा। जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट तो फंडामेंटल राइट में भी कर सकता है, प्लस ऑर्डिनरी लॉज में भी कर सकता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का जो डोमेन है दैट इज मच लार्जर देन द डोमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एडवांटेज है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया रिट इशू कर सकता है। ठीक है, पूरे इंडिया में रिट इशू कर सकता है। लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो केवल उस व्यक्ति के अगेंस्ट करेगा जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहा है, जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है। ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई केस है, यानी उस स्टेट से रिलेटेड अगर कोई केस है, तो यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने स्टेट से रिलेटेड मैटर पर ही रिट इशू करेगा, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स रिलेटेड टू ऑल ओवर द
कंट्री। कोई भी केस अगर कंट्री में है, पूरे देश में है, तो वहां तक इसका एक्सटेंशन जाता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं रिट इशू करने की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A remedy under 32 is in itself a fundamental right and hence the Supreme Court may not refuse to exercise its writ jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता कि भैया मैं 32 का इस्तेमाल नहीं करूंगा, या ठीक है, हाई कोर्ट कर सकता है, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट कभी डिनाई नहीं कर सकता, ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है बिकॉज इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। ये तीसरा डिफरेंस है जो कि रिट इशू करने के जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसमें आया समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? ये कह रहा हूँ कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर जाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 है 12 से लेकर 35 के बीच में आता है। 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या हुआ? आपका फंडामेंटल राइट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट कभी डिनाई नहीं कर सकता आपको आर्टिकल 32, ठीक। लेकिन अगर हम 226 की बात करें तो 226 इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट थोड़ी है। तो तुम हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट हो सकता है तुम्हें मना कर दे, हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, ठीक है। वो रिफ्यूज कर सकता है कि मैं एंटरटेन नहीं करूंगा तुम्हारी रिट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है पॉइंट, हम डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इज दस कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये क्वेश्चन आया था 2017-16 में शायद, ये क्वेश्चन आया था कि वो इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा। अब एक एक करके इन रिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली जो रिट है दैट इज हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इसका लिटरल मीनिंग भी आपको याद रखना है, टू हैव द बॉडी ऑफ। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट इशू करेगा टू अ पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कीवर्ड है, इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है। तो पहला कीवर्ड है कोर्ट, दूसरा कीवर्ड है पर्सन, हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। तो यार देखो, दो आदमी हैं, ए है और बी है, और ए ने क्या कर दिया, बी को जो है कैप्चर कर लिया, उसको डिटेन कर लिया है। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है ए को क्या करेगा? रिट इशू करेगा, ठीक है, रिट इशू करेगा कि भाई बी की बॉडी लेके आओ। समझ में आया? ठीक आया, ओके। सो अगर आप देखो तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन। तो अब यार इतना आसान तो नहीं होता ना कि ए ने बी को पकड़ के जेल में डाल दिया, घर में बंद कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कौन होगा? ए स्टेट होगा। ए कौन होगा? पुलिस होगा। तो पुलिस ने क्या किया? एक सिटीजन को जेल में बंद कर दिया। तो अब कोर्ट क्या करेगा? पुलिस को जो है रिट इशू करेगा और उससे पूछेगा कि सिटीजन को इधर लेके आओ, और फिर हम देखेंगे कि आपने उसे सही तरीके से डिटेन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी डिटेंशन जो हो सकता है बाय द स्टेट, उसको कंट्रोल करने के लिए हबीस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है। अब यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि हबीस कॉर्पस किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है। तो आपको याद ये रखना है दैट इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि आपको डिटेन तो कोई भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है, पुलिस भी कर सकती है, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो हबीस कॉर्पस का आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये आपकी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, और ये आपके प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर नहीं किया जा सकता? अगर डिटेंशन लॉफुल है। भाई अगर मर्डर किया है किसी ने और पता है कि मर्डर किया है और केस है, और उसके बाद पुलिस उसे जेल में डालती है, तो वो तो डिटेंशन लॉफुल है ना, तो उसको थोड़ी ना आप चैलेंज करोगे, राइट। द प्रोसीडिंग्स इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से किसी को जेल में डाला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर की वजह से अगर किसी को जेल में डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से अगर किसी को डिटेन किया गया है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो हबीस कॉर्पस इशू नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 ऐसी पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि कहाँ पर हबीस कॉर्पस इशू नहीं किया जाएगा। तीसरा, डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है। मान लो सुप्रीम कोर्ट की ने या हाई कोर्ट ने या ठीक है ट्राइब्यूनल ने, ठीक, इन लोगों ने क्या किया है? डिटेंशन को अप्रूव किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में हबीस कॉर्पस नहीं इशू किया जाएगा। तो यह है आपका हबीस कॉर्पस। इसमें देखो की पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं? याद ये रखना है कि इसको कौन इशू करेगा? इसे कोर्ट इशू करेगा, ठीक है। दूसरा आपको याद ये रखना है कि ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी किया जा सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी किया जा सकता है।
फिर ये कहा नहीं किया जा सकता, अगर डिटेंशन जो है वो लॉफुल है तो नहीं किया जाएगा। अगर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अगर किसी को जेल में डाला गया है तो भी इसे इशू नहीं किया जाएगा। और अगर डिटेंशन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड है तो भी इसे इशू नहीं किया जा सकता। और डिटेंशन अगर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है तो भी इसे इशू नहीं किया जा सकता। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू अनदर रिट, दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? इसका लिटरल मतलब होता है वी कमांड, हम आपको कह रहे हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। सो इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट अगेन, ठीक है। तो कीवर्ड ये हो गया, इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल। अब यहां पे कीवर्ड है पब्लिक ऑफिशियल। पब्लिक ऑफिशियल बोले तो जैसे डीएम हो गया, एसएसपी हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है, ठीक। आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। तो यहां पे आपको याद रखना है कि मैंडेमस में कुछ करने के लिए कह रहा है कि आप जो है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करो। आपको ये काम करने के लिए कहा गया था, आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि मैंडेमस किस किस के अगेंस्ट किया जा सकता है? तो मैंडेमस किया जा सकता है पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू किया जाएगा। अगर कोई कॉर्पोरेशन है तो उसके अगेंस्ट किया जा सकता है। अगर जूनियर कोर्ट है, इंफीरियर कोर्ट है, तो आप अपने कोर्ट के लिए भी कर सकते हो। मानो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए मैंडेमस इशू कर सकता है कि भाई आप अपना काम नहीं कर रहे तो उसको कर, ठीक है। हाई कोर्ट जो है नीचे लोअर कोर्ट्स को ये इशू कर सकता है। इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स को मैंडेमस जारी किया जा सकता है, गवर्नमेंट को जारी किया जा सकता है। तो इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला आपने याद रखना है कि यहाँ पर कुछ करने के लिए कहा जाएगा, उस गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है जो अपना काम नहीं परफॉर्म कर रहा है ठीक से। इसके अलावा मैंडेमस इशू किया जा सकता है पब्लिक बॉडी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, इंफीरियर कोर्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के लिए किया जा सकता है, ट्राइब्यूनल के लिए किया जा सकता है कि आपने अपना काम को अच्छे से नहीं कर रहे हो तो उसको ठीक से करो, ठीक। कहां पर नहीं किया जा सकता? पहला, अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट किया जाएगा बट ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं किया जाएगा, छोटे मोटे कामों के लिए नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट का अंदर का अगर कोई मैटर है तो वहां पे फिर आप मैंडेमस इशू नहीं करोगे, ठीक है। ड्यूटीज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। अगर कोई ऐसा काम है जो कि डिस्क्रिशनरी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, जैसे पार्डनिंग पावर्स फॉर एग्जांपल, वैसे तो नहीं है बट स्टिल। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वहां पे मैंडेमस काम नहीं करेगा। जो मैंडेटरी पावर्स हैं, भाई डीएम का जो मैंडेटरी काम है उसके लिए इशू किया जा सकता है। डीएम को ये ऑर्डर नहीं दिया जा सकता कि यार 4 लोग गरीब हैं, जाके आप उनको खाना खिलाओ। ये डीएम का डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है उसके लिए, ठीक है। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर 2 पार्टीज हैं उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे आप मैंडेमस इशू नहीं कर सकते कि भैया अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, जो भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करो, यहाँ पे नहीं किया जा सकता। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट तो बिल्कुल बाहर है इनसे, और स्टेट गवर्नर्स, प्रेसिडेंट भी बाहर है, स्टेट गवर्नर्स भी बाहर है। इसका मतलब मैंडेमस जो है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, गवर्नर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर मैंडेमस इशू करना चाहता है तो वो जो है हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके अगेंस्ट नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें सोचो। अगर मैं होता तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाता? मैं बोलता कि मैंडेमस किस किस के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, फिर मैं लिख लेता प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यस, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता, गवर्नर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकता है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो चांसेस हैं कि हो सकता है, ठीक है। जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता, राइट। सो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे आ जाते हैं और बात करते हैं अगले रिट की, एंड दैट इज प्रोहिबिशन। नाम से ही पता चल रहा है मैंडेमस में क्या था, कुछ करने के लिए कह रहा था। प्रोहिबिशन में क्या है? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है कुछ ना करने के लिए बोला जाएगा। तो लिटरल क्या मतलब है इसका? टू फॉरबिड, ठीक है। सो इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट नहीं लिखा है, हायर कोर्ट लिखा है। हायर कोर्ट का मतलब है कि हाई कोर्ट के लिए हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हायर कोर्ट हाई कोर्ट्स होंगे। तो ये कौन इशू करेगा? हायर कोर्ट्स करेंगे टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो प्रोहिबिशन जो है ये हाई कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट्स के द्वारा अपने से जूनियर कोर्ट्स को या फिर अपने से जूनियर ट्राइब्यूनल्स को इशू किया जाता है। और यहाँ पर हायर कोर्ट्स ये कहता है अपने लोअर कोर्ट्स को कि आप जो है काम जो कर रहे हैं, यू आर एक्सीडिंग योर जुरिस्डिक्शन, आप अपने दायरे से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, ठीक
ठीक है। तो मैंडेमस में क्या था, मैंडेमस में कुछ करने के लिए बोला था, यहाँ पे बोलेगा आपने ये काम नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि तुम बाहर निकल रहे हो, तुम अपनी लिमिटेशन से बाहर जा रहे हो, अपनी अथॉरिटी से बाहर जा रहे हो, तो यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा आपको कुछ करने से, ठीक है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रोहिबिशन की बात करेंगे तो प्रोहिबिशन केवल और केवल जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट किया जाएगा। प्रोहिबिशन जो है ये पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं होगा। इट इज नॉट अवेलेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये केवल और केवल प्रोहिबिशन की जो रिट है ये केवल और केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट किया जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंडेमस जो था वो आपके पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी था। मैंडेमस आपके जो है जो आपकी अदर अथॉरिटीज थी, कॉर्पोरेशंस जो थी उनके अगेंस्ट भी था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिशन की, तो प्रोहिबिशन केवल और केवल जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। इसके बाद जो अगली आपकी रिट है दैट इज सर्ट्यूटरी। इसका क्या मतलब होता है, इसका लिटरल मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या है इसका मतलब, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। इसमें भी आपको याद रखना है हाई कोर्ट जो है, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ये इशू करेगा। और यहाँ पे वो क्या करेगा कि होता क्या है, देखो इसमें क्या है कि कोई लोअर कोर्ट है और वो कोई केस देख रहा है, ठीक है, कोई केस चल रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट ने बोला यार तुम्हारे तो ये दायरे से बाहर है, तुम कैसे देख रहे हो, तो क्या करो इस केस को मेरे पास भेजो, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, सर्ट्यूटरी बोला जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, यानी प्रोसेस चल रहा है, एक तरफ तो प्रोसेस चल रहा है कि भाई हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को जो केस था जिसकी वो सुनवाई कर रहा था लोअर कोर्ट, उसको बोला कि इट डज नॉट कम अंडर योर अथॉरिटी, तो भाई ऐसा कर इस केस को मुझे ऊपर भेज दे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरा क्या कि इन केस अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, डिसीजन ले लिया और हाई कोर्ट जो है उस डिसीजन को क्या कर सकता है, उसको स्क्वैश कर सकता है। और उसका आधार क्या होगा, वो उसका आधार, उसका बेस ये होगा कि आपने अपनी लिमिट से आगे जाके इस केस की सुनवाई करी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, तो ये इंपॉर्टेंट है। सर्ट्यूटरी जो है वो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, यानी आपको जो है रोकेगा भी और इन केस अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसको क्योर भी करेगा, उसको ठीक भी करेगा, ठीक है। एरर ऑफ लॉ भी देखेगा और ये भी देखेगा कि कहीं आप अपने जुरिस्डिक्शन को तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कंट्रोल करेगा, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो 1991 में क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सर्ट्यूटरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब ओरिजिनली इसको बनाया गया था, सर्ट्यूटरी को बनाया गया था, तो इसमें सिर्फ ये था कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट इशू करेंगे सर्ट्यूटरी की। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि सर्ट्यूटरी की जो रिट है इसको हम कोर्ट यानी लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हैं और इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है या अफेक्ट कर रही है तो उस पर्टिकुलर केस में हम सर्ट्यूटरी इशू कर सकते हैं। इसका मतलब हम पूछेंगे ना भाई उनसे कि आप किस अथॉरिटी से ये इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्ट्रेन कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक। तो इतना आपको याद रखना है कि सर्ट्यूटरी जो है ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है और लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट तो इशू होगा ही होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी आपकी पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये किसके अगेंस्ट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो सकता है और बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट तो ये दोनों ही नहीं हो सकते, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूटरी, ठीक है। सो ये था आपका सर्ट्यूटरी। अब अपने आखिरी रिट में आते हैं, दैट इज को वारंटो। को वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये सवाल पूछ रहा है कि को वारंटो भाई किस हैसियत से आप इस पोजीशन पे हैं, राइट, किस पोजीशन, जिस पोजीशन को आपने होल्ड किया है, व्हाट इज योर लीगल क्लेम, आपका आधार क्या है उस पोजीशन को होल्ड करने का, ठीक। तो आपको याद रखना है कि कोई आदमी अगर किसी पब्लिक ऑफिस में है, भाई डीएम को हम क्यों डीएम मानते हैं, क्या अथॉरिटी उसकी बात, उसने एग्जाम क्लियर किया है, एग्जाम क्लियर करने के बाद उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसकी पोस्टिंग हुई है, इसलिए हम उसे डीएम मान रहे हैं ना। कल के दिन कोई भी आदमी आ जाए बोले कि मैं डीएम हूँ और वो डीएम की तरह बिहेव करने लग जाए, वो काम करने लग जाए, ठीक है, और मान लेते हो बहुत बड़ा कोई गुंडा है और आप नहीं उसको काउंटर कर पा रहे हो, तो फिर कोर्ट बोलेगा को वारंटो आप किस आधार पे हुआ, उससे पूछेगा ना कि आपका लीगल क्लेम क्या है, ठीक है। तो ये है आपका को वारंटो।
The writ can be issued only in case of substantive public office of a permanent character created by statute or the constitution. अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है कि ये जो quo warranto वाली जो writ है ये केवल उन पब्लिक ऑफिसेस के लिए इशू की जाएगी जो कि आपके सब्सटेंटिव नेचर के हैं, राइट, जो कि आपके किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनाए गए हैं, किसी कानून के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के लिए किया जाएगा। कल के दिन कोई आदमी कहते कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, है ना, तो नहीं है पॉसिबल ना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो वहाँ पे को वारंटो आ जाएगा कि आपका क्या लीगल क्लेम क्या है भाई आपका। लेकिन हाँ, कोई आदमी बोले कि मैं कांग्रेस का क्या हूँ, अध्यक्ष हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ये काम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछेगा उनसे कि आपका क्या लीगल क्लेम है। कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, ठीक है। बीजेपी भी लिख लेते हैं, आम आदमी पार्टी भी लिख लेते हैं, लड़ते हैं लोग, नहीं तो बायस हो रहे हो, ठीक है। सो इनके अगर कोई हेड बनता है या इनकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल किसी को मिलता है, तो वो उसके लिए आपको को वारंटो इशू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज नॉट स्टैट्यूट, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं ये लोग, ठीक। सो दिस इज को वारंटो। सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे, और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो आर्टिकल 33 के ऊपर हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो अभी मैंने पढ़ा है, राइट। आज मैंने थोड़ा स्पीड को तेज रखा है, सो मुझे नहीं लगता है कि आपको 1.5 करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको एक बार पढ़ना, समझना। ये कंफ्यूजिंग है, एक्चुअल में ये कंफ्यूजिंग है। आप इसे 4 से 5 बार पढ़ेंगे और अपने नोट्स जब लिखेंगे और इसकी स्लिप्स जब अपने स्टडी टेबल पे चिपकाएंगे, तब जाके आप याद रख पाएंगे। अदरवाइज 2 दिन बाद आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि प्रोहिबिशन किसके लिए इशू होता है, मैंडेमस किसके लिए होता है, सेक्टोररी किसके लिए होता है। तो प्लीज़ इसे 4 से 5 बार याद करें, पढ़ें, रिवाइज करें, किसी और को समझाएं, ठीक। So on this note, I would like to thank you. Take care of yourself. Take very good care of your family. God bless you all. Thank you so much.